जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन का एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आपकी जो क्लास 10th है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी बुक से इस प्रश्नावली का स्वागत करते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। जब समझाएंगे बिल्कुल हर एक बच्चे के क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट। कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं रह सकता जो आप लोगों को समझ में ना आ पाए। तो बिल्कुल धैर्य के साथ देखिएगा और अपनी नोटबुक ओपन करके जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो बात भी बताते हैं उन बातों को नोटिस कर लिया करो अपनी नोटबुक में। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली 4.3 का, एक्सरसाइज 4.3 का। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कर देंगे, लेकिन एक शब्द आ गया इसमें, द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो। ये क्या है मतलब? द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, अस्तित्व से तात्पर्य है कि द्विघात समीकरण के जो मूल है में उत्तर है वे निकालने संभव है या नहीं है। उस बात का आपको पता चलेगा। एक फॉर्मूला होता है विविक्त कर का, विविक्त कर का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विविक्त कर का सूत्र है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर का सूत्र है। और इसके लिए तीन कंडीशन बन जाएगी विविक्त कर के लिए। यदि आपने विविक्त कर का मान निकालना, मतलब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लिया और वो जीरो से बड़ा आ गया, जीरो से बड़े का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जो इसके जो दोनों के दोनों मूल होंगे ना, वे वास्तविक तथा भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग भी कह सकते हैं आप लोग, वास्तविक तथा भिन्न। अब ये वास्तविक क्या आया? मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था आपको, वास्तविक संख्याएं वो होती है जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। दो दो आंसर तो आएंगे ही, चैप्टर द्विघात समीकरण है, दोनों की दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं आएगी और अलग अलग आएगी। कब? जब विविक्त कर का मान जीरो से बड़ा आ जाए, जब विविक्त कर का मान जीरो से बड़ा आ जाए, मतलब मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, या भिन्न कह सकते हैं आप इस शब्द को, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे यदि इसका विविक्त कर का मान आपने निकाला और वो जीरो से बड़ा आ जाए। जीरो से बड़ा आप समझते हैं क्या होता है? जीरो से बड़ा अभी बताया मैंने, एक से लगा के अनंत तक जीरो से सब बड़े ही है। तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे यदि डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर का मान, ये विविक्त कर का आप ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों एक ही बात है। विविक्त कर को दर्शाने का तरीका शॉर्टकट में डी लिख रखा है और कुछ नहीं। तो दूसरा पॉइंट है, जो मूल है वास्तविक तथा बराबर होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। इसका मतलब ये घटना कब हो सकती है? जब विविक्त कर का मान पूरा का पूरा जीरो ही आ जाए। मतलब आप इसमें ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू रख लिया आपने और वो सारा का सारा प्रोग्राम जीरो के बराबर आ जाए, मतलब ये डी जीरो ही आ जाए। यदि डी का मान जीरो ही आ गया तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे बिल्कुल, मतलब दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल कॉपी होंगे एक जैसे। कब? जब विविक्त कर का मान जीरो ही आ जाए। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी लास्ट है, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक कब होंगे? यदि आपने इस कैलकुलेशन को कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और इसकी कैलकुलेशन करते 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 माइनस में आ जाइए, करते करते कैलकुलेशन को माइनस में आ जाए, तो क्या हो जाएगा? मूल काल्पनिक हो जाएंगे, मतलब इमेजिनरी हो जाएंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट इसका मान जो है, यदि वो जीरो से भी छोटा आ जाए, जीरो से, ऐसे तो होता है जीरो से बड़ा, ये होता है जीरो से भी छोटा। जीरो से छोटे का मतलब है माइनस में आ जाना, -1 -2 -3 कुछ भी, मतलब यदि माइनस में आया तो मूल काल्पनिक, यदि जीरो के बराबर आया तो मूल वास्तविक तथा बराबर।
और 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, मतलब भिन्न होंगे। दोनों के दोनों आंसर अलग अलग लेकिन वास्तविक, दोनों के दोनों आंसर एक जैसे, बिल्कुल समान, बराबर, इक्वल, और दोनों के दोनों रहेंगे यहाँ भी वास्तविक, लेकिन यहाँ बनेंगे मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का अध्ययन क्लास 11th में किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, सम्मिश्र संख्याएं में। तो मूल काल्पनिक का होने का मतलब ये, चलो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ मूल काल्पनिक क्या होते हैं, इधर बता देता हूँ। मूल काल्पनिक का मतलब है कि अंडर रूट में कोई संख्या माइनस में आ जाएगी। कोई भी संख्या यदि अंडर रूट में माइनस में बन जाती है तो उस संख्या को काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक संख्या, उस संख्या को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। यदि अंडर रूट में कोई संख्या माइनस में बन जाए, कोई भी संख्या यदि माइनस में बन गई अंडर रूट के अंदर, तो वो हो जाएगी काल्पनिक संख्या। तो अंडर रूट में माइनस में, जैसे कल्पना कीजिएगा ये माइनस में 1 बन जा, 2 बन जा, कोई भी संख्या यदि माइनस में आ गई तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो पहले प्रश्नावली को चलाने से पहले तो ये मूलों का अस्तित्व है, यही बात समझाना जरूरी था। इसके बाद समझाता हूं मैं फर्स्ट पार्ट आपको। फिलहाल क्या कीजिएगा आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, अरे फिर बता रहा हूँ एक बार, यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, मतलब भिन्न भिन्न होंगे। यदि विविक्त कर का मान, डी का मान 0 ही आ जाए तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। यदि विविक्त कर का मान, मतलब डी का मान 0 से भी छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक मूल होते हैं अंडर रूट में बन जाएगा माइनस, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब इसका मान निकल जाएगा माइनस में, तो मूल हो जाएंगे काल्पनिक, इमेजिनरी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ 3 पॉइंट मैंने बताए, क्योंकि ये पॉइंट काम आएंगे इसलिए मैंने बताए। इसके बाद करता हूँ पहला पार्ट इस पहले क्वेश्चन का। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात जो मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, इससे आगे अभी बताता हूँ आपको, देखिएगा। तो देखिए पहला पार्ट आ गया आपका कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अस्तित्व के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, कि यदि जो विविक्त कर है, अगर उसका मान, मतलब यदि उसका मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा, तो जो जो मूल होंगे ना उसके, वे वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, मतलब भिन्न होंगे। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया था कि विविक्त कर यदि 0 ही आ जाए, कैलकुलेशन करते 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 प्रोग्राम 0 बन जाए, तो जो मूल होंगे वे वास्तविक तथा बराबर होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। फिर तीसरा पॉइंट लास्ट है, यदि विविध कर का जो मान है वो 0 से भी छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, माइनस में आ गया तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। और काल्पनिक भी बताते हैं मैंने क्या होता है, कि अंडर रूट में अगर माइनस में कोई संख्या आ गई तो वहां पे मूल काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। तो सारी की सारी बात अस्तित्व के बारे में जो जितनी बात थी मैंने बता दी गई। अब पहला क्वेश्चन लीजिएगा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है इसको। देखिएगा यह पहला, 2x2 माइनस 7x प्लस 3, 2x2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसके आपको मूल निकालने हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो कर देंगे। पहले तो आप क्या कीजिएगा, इसकी तुलना द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, उससे तुलना कर लो। उससे आपको a, b और c का मान पता चल जाएगा। जैसे ही a, b, c निकल जाएगी, फिर विविक्त कर निकल जाएगा। विविक्त कर बताएगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। दो कंडीशनों में मूलों का अस्तित्व होगा। विविक्त कर 0 आ जाए तब भी अस्तित्व है, 0 से बड़ा आ जाए तब भी अस्तित्व है। और अस्तित्व कब नहीं है, यदि विविक्त कर का मान माइनस में आ जाए तब अस्तित्व नहीं है। उस कंडीशन में फेल कर देंगे, बकाया दोनों कंडीशन में मान, मतलब मूल का अस्तित्व हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, पहले मैं इसकी तुलना करूंगा, इस द्विघात समीकरण, द्विघात जो क्वेश्चन है आपका वो द्विघात समीकरण, इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वीडियो पॉज करके कि इसकी तुलना ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, उस बात को मैं लिख रहा हूँ वीडियो पॉज करके।
तो देखो मैंने लिख दी ये बात कि इसकी तुलना ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब आप बताओ, देखो यहाँ पे ax की 2, देखो x की 2 मतलब यहाँ पे x की 2 से x की 2 हटा दो तो a का मान क्या आ गया। अरे ऐसे देख लो, x की 2 का गुणांक a है, वहां x की 2 गुणांक 2 है, तो a का मान हो गया 2, a बराबर 2, कोमा b बराबर बताइएगा, b बराबर x का गुणांक यहाँ पे b है, वहां x का गुणांक माइनस का 7 है, तो b का मान हो गया माइनस का 7। इसी तरह c का मान देखिएगा, तो c का मान क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो है ये आपकी c का मान है 3 है। तो ठीक है, a का b का c का मान आ चुका। अब आप विविक्त कर निकालिएगा। विविक्त कर देखो यहाँ निकाल लेता हूँ, यहाँ स्पेस कम है, वहां देखते हैं। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो d के बराबर तो चल ही गया, d को चाहे बार बार लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो b का मान क्या है, b का मान देखो, b का मान है -7, तो यहाँ जहां जहां पर भी b है वहां आप -7 रख देंगे, क्योंकि b का मान -7 है, तो b की जगह आएगा -7, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर ही होगा, -4ac, और सेम का सेम इनके बीच में गुना है हर जगह, तो a का मान कितना है, a का मान है 2। अभी c बकाया, c का मान कितना है, c का मान है 3, ये भी रखवा दो यहीं पे। अब इस कैलकुलेशन को करो, देखते हैं क्या आता है। तो माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ऊपर है सम संख्या, तो जो वर्ग खुलेगा प्लस में खुलेगा, माइनस का वर्ग प्लस होता है, मतलब माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो माइनस का वर्ग प्लस, प्लस को शुरुआत में नहीं लिखते, 7 का वर्ग 49, इन तीनों की गुना कर दो आपस में। देखो चार माइनस तो लगा लो पहले, 4 दूनी 8, 8 के 24, 4 दूनी 8, 8 के 24। अब देखो 49 में से 24 घटाओगे तो आप ये बचेगा 25 बच पाएगा, तो ये मान किसका निकल रहा है, डी का मान निकल रहा है, बार बार लिख सकते हैं, चलो डी लिख ही लो। तो आप देखो, आप जो डी का मान आया 25 आया, 25 जो कि 0 से तो बड़ा ही होता है। अरे 25 0 से तो बड़ा होता है, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे जो डी है वो 0 से बड़ा है, जो डी है 0 से बड़ा है। मैंने कहा था मूलों का अस्तित्व तब होगा जब विविक्त कर 0 से बड़ा आ जा या 0 ही आ जा, तब अस्तित्व होगा। तो फिलहाल मूलों का अस्तित्व संभव है, मूलों का अस्तित्व संभव है। आप क्या कीजिएगा, अब मूलों का अस्तित्व आ ही गया, आप लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है, इसलिए ये लिख दो आप, मूलों का अस्तित्व है, मतलब निकल सकते हैं वे, अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है मतलब मान निकल सकते हैं इस द्विघात समीकरण से। तो मूलों का अस्तित्व है। अब आपको यूज करनी है, अपनानी है पूर्ण वर्ग विधि। अब आपको पूर्ण वर्ग विधि अपनानी है। जब मूलों का अस्तित्व बोल रखा है क्वेश्चन ने, तो ये सारा का सारा काम करना ही होगा आपको। अब इस काम के बाद नेक्स्ट लाइन जो होगी, अब इसको करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे आपको मैं अभी बताता हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया यहाँ तक, उसके बाद की जो लाइन है आप उसको उसके नीचे लिखेंगे, यहीं से आगे नीचे करते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट के बाद की जो लाइन है आपकी, कल्पना कीजिए यहाँ से शुरुआत होती है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। जब आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सभी क्वेश्चन में एक ही प्रकार से कराऊंगा, बिल्कुल कॉपी होगी। तो ये करेंगे, देखो बराबर के इस तरफ एक पक्ष है, बराबर के इस तरफ एक पक्ष है, तो दो पक्ष हो गए, एक बराबर के लेफ्ट साइड, एक बराबर के राइट साइड। तो क्या कीजिएगा, आप दोनों पक्षों को x की 2 के गुणांक से भाग करने पर, हर बार यही लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों को x की 2 के गुणांक से भाग करने पर, x की 2 का गुणांक, x की 2 का गुणांक मतलब x की 2 की गुना में क्या लिख रहा, उससे भाग करेंगे दोनों पक्षों को। तो दोनों पक्षों को x की 2 के गुणांक से भाग करने पर, ये बात मैं यहाँ लिखने वाला हूं, दोनों पक्षों को x की 2 के गुणांक से भाग करने पर, ठीक है। तो ये बात बोर्ड पे आ गई है, दोनों पक्षों को
एक्स की 2 के गुणांक से भाग करने पर, चलो इसके नीचे कर लेते हैं, यहाँ स्पेस है अभी। तो एक्स की 2 का गुणांक क्या है, 2 है। तो हर एक पद को भाग करेंगे, हर एक पद को। मतलब पहले तो क्वेश्चन सेम का सेम उतार रहा हूं मैं। जैसे ये है 2 एक्स की 2, और एक्स की 2 का गुणांक क्या है, 2। ऐसे भाग करते हुए चलेंगे, माइनस, ऐसे ही 7 एक्स। ठीक है, इसको भी एक्स की 2 के गुणांक से भाग करेंगे, अलग अलग सभी को करते हुए चलेंगे, प्लस, अब ये क्या है, 3 है, इसको भी एक्स की 2 के गुणांक से भाग करेंगे। एक्स की 2 का गुणांक मतलब एक्स की 2 की गुना में क्या है, उसको कहते हैं एक्स की 2 का गुणांक। तो अलग अलग तीनों को भाग कर दिया। अभी एक पक्ष को अभी बराबर इस साइड में, 0 को भी आप 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अब इससे जो भी भाग हो जाता हो उसको कर दो, और जो नहीं होता उसको सेम उतार लो। तो देखो, इस 2 से 2 भाग हो जाएगा एक बार, 2 से 2 हट गया, तो क्या बच पाएगा, केवल केवल एक्स की 2 बच पाएगा, ऐसे। ठीक है, फिर माइनस आया, माइनस आ। अब 7 को आप 2 से भाग नहीं करने के, ऐसे लिख रहने दो इसको, फ्रैक्शन में ही, भिन्न में ही। तो 7/2 और एक्स। ठीक है, फिर ये प्लस का क्या है, 3/2, इसको भी ऐसे ही उतार लो, क्योंकि 3 भी भाग नहीं हो तो पूरी तरह नहीं हो पाता, बराबर। इस साइड में क्या है, 0/2 का मतलब है कि 2 से 0 को भाग करो और आपको पता है 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, चलो चाहो तो आप इसको कांस्टेंट वैल्यू को, अचर राशि को उधर लेके जा सकते हैं, या यहीं भी कर सकते हैं। चलो ले जाओ एक बार। आपको पता है, अगर कोई संख्या यहाँ पे माइनस की है तो प्लस में चले जाएगी, और प्लस की है तो माइनस में, माइनस की प्लस में, प्लस की माइनस में जाएगी। तो इसको अचर राशि को लेके जाते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स की 2 माइनस 7/2 एक्स बराबर, क्या बच पाएगा, -3/2। ठीक है, -3/2 बच गया। अब जिस प्रकार की ये लाइन लिखी थी, इस प्रकार एक लाइन और लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे। और मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, इस यहाँ पे इसके सामने लाइन क्या होगी वो, कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, यहाँ उस बात को मैं लिखना चाहता हूं, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर। तो ये बात लिख दी गई है कि दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर। चलो मैं आपको थोड़ा सा रफ कार्य सिखाता हूँ। x का गुणांक देखो आप क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक है 7/2, चिन्ह को मतलब फिलहाल ऐसे ही, x का गुणांक है 7/2। इसको मैं रफ कार्य के रूप में समझा रहा हूँ, फिर हटा दूंगा। आपको यदि किसी का भी आधा करना पड़ जाए ना, किसी भी संख्या का आधा, तो आप उसको 1/2 से गुना कर दो, आधा हो जाता है। जैसे एक बार देखो, आपको पता है 4 का आधा 2 होता है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, किसी का भी आधा करना हो तो 1/2 से गुना कर दो, 2×2=4। देखो, 2 की अगर 1 में गुना करके 2 ही आ जाएगा। तो किसी का भी आधा करना हो उसमें आप 1/2 से गुना कर दो। तो करो इसकी गुना। अब भाग तो नहीं हो पाता, ऊपर की ऊपर गुना होगी, नीचे की नीचे, 7×7। ठीक है, 2×2=4। तो ये तो x के गुणांक का आधा हुआ अभी तक। दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का भी वर्ग जोड़ना, तो ये तो आधा ही हुआ, इसका भी वर्ग जोड़ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग होता है 49, और 4 का वर्ग होता है 16। तो आपको क्या करना, दोनों पक्षों में ये 49/16 जोड़ के चलना है। ये ऐसे निकल जाता है, किसी का भी अगर आधा करना हो 1/2 से गुना कर दो, आधा निकल जाएगा। तो फिलहाल 49/16 जोड़ना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो मैं उतार रहा हूँ इस लाइन को सेम का सेम, एक्स की 2 ऐसे ही, -7/2 एक्स भी ऐसे ही। जोड़ना होगा, कितना आया था जोड़ के, 49/16, 49/16। इस साइड में जुड़ गया तो इस साइड में भी जोड़ दो। इसके चाहे बाद में लिख लो, चाहे इसको पहले लिख लो, कोई मैटर नहीं करता, पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई मैटर नहीं करता। तो 49/16, अब ये -3/2, तो दोनों साइड में
मैंने जोड़ दिया, ये 49/16, 49/16। चाहो तो इससे अब भी काट सकते हैं हम, बात वही आ जाएगी पुरानी। इससे ये कट गया तो पिछली लाइन बन जाएगी जो कि तो सेम की सेम। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट लाइन जो होगी, बताता हूं मैं आपको तरीका। आप पहले, पूर्ण वर्ग विधि है ये, पूर्ण वर्ग विधि, तो ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग बैठना चाहता है किसका वर्ग ये? तरीका है, एक बात देखो। आप पहले x की 2 का वर्गमूल लिखेंगे, वर्गमूल लिखते टाइम घात आधी कर देते हैं। जैसे x की 2 का वर्गमूल होता है केवल x, पहली वाली संख्या का वर्गमूल लिखो, लिख लिया। बीच वाली संख्या का कुछ नहीं करना, केवल चिन्ह चिन्ह लेना। प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। फिलहाल माइनस है तो माइनस लगाओ। अब तीसरी संख्या का फिर वर्गमूल लिखना, तो 49 का वर्गमूल होता है 7, और जो 16 का वर्गमूल होता है 4। ऐसा करने के बाद आप इसका होल वर्ग खोल दो, बना दो। मतलब अगर आप a माइनस बी का होल वर्ग खोलोगे ना, तो यही यही खुल जाएगा, सैम का सैम नंबर आ जाएगा बिल्कुल। ये के जो भी है प्रोग्राम, a माइनस बी का होल वर्ग लगाओ और यही आ जाएगा जो का तो सैम का सैम बिल्कुल बराबर। इस तरफ क्या होगा, 16 का और 2 का एलसीएम क्या होता है आपको पता है, 16 ही होता है। ठीक है, तो पहले 16 से 16 को भाग किया एक बार, एक की गुना करो 49 में, सेम आएगा 49, माइनस माइनस। 2 से 16 को भाग करो, 2 अठे 16, 8 बार हुआ तो 8 ये 24। ठीक है, तो देखो बोर्ड पे स्पेस कम रह गया। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन के बाद यहाँ से करना स्टार्ट करूंगा, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आगे भी बताता हूँ। तो देखिएगा इससे आगे, मैंने कहा था इस लाइन को यहाँ से समझाऊंगा। तो कल्पना करें ये लाइन यहाँ आ रही लोड करके कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इस तरफ देखो क्या है, 49 में से 24 घटाना ही तो पड़ेगा। 49 में से 24 घटा करके 25 बचता है, तो 25 लिख दो। ऐसे ही 16 सैम का सैम। ठीक है, तो ये बात पिछले स्क्रीनशॉट में आ चुकी है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो इसके इस लाइन के बाद लाइन यहाँ से शुरू हो गई है। अब आपको पता है वर्ग वर्गमूल में बदल जाता है, वर्ग वर्गमूल में बदल जाता है। तो क्या होगा, x माइनस 7/4, ठीक है, बराबर, ऐसे साइन में परिवर्तित हो जाता है, तो 25/16। अब आप यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा फिर ये, जैसे x माइनस 7/4 सैम का सैम, x माइनस 7/4 सैम बराबर 25/16 है ना, तो वर्गमूल दोनों चिन्ह के साथ निकलता है। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो दो चिन्ह आ गए, एक प्लस एक माइनस। आपको तो x का मान निकालना है, एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिएगा, एक बार माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर इसमें से क्या करोगे, प्लस लेंगे तो माइनस नहीं लेंगे। फिर इसको लिखो क्या है, x माइनस 7/4 बराबर, प्लस चिन्ह लिया तो प्लस को तो ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको x का मान निकालना, तो पहले क्या कीजिएगा, इस वैल्यू को इधर उठा के ले आओ। प्लस किया है तो माइनस में चली जाएगी, माइनस किया है तो प्लस में, तो इस साइड में x रह जाएगा, बराबर क्या है 5/4 सैम का सैम। ये माइनस 7/4 आ जाएगा प्लस के साथ, 7/4। अब ये भिन्न का जोड़ बन गया, इसको आगे हल कीजिएगा। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है। जब सैम एलसीएम हो तो ऊपर वाली संख्या सैम उतार दो, 5 + 7, या ऐसे नहीं करते, 4 से 4 भाग हुआ एक बार, 1 × 5 5, 4 से 4 हुआ एक बार भाग, 1 × 7, तो 7 और 5 होता है 12, 7 और 5 होता है 12। तो 12 को अभी 4 से और भी भाग करना होगा, तो 4 × 12। तो आपको पता चल चुका है कि x का मान 3 आ गया। अभी तो एक ही मूल आया इसका, एक ही आंसर आया, मतलब अभी प्लस चिन्ह लेने से एक आंसर आ गया, एक आंसर आएगा माइनस चिन्ह लेने से। तो इसके बाद में यहाँ से समझाऊंगा वापस आपको। मैं इसको हटा रहा हूँ, माइनस चिन्ह भी लेंगे अभी। तो प्लस चिन्ह हमने ले लिया, माइनस चिन्ह लेंगे।
तो आपने प्लस चिन्ह ले लिया था, अब लेंगे माइनस चिन्ह। देखो यहाँ से लिया था मैं प्लस चिन्ह और यहाँ से लूंगा माइनस चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, देखो x-7/4, x-7/4 बराबर, प्लस करके ये आंसर आया, माइनस करके क्या आएगा, तो माइनस का 5/4 होगा, माइनस का 5/4। ठीक है, तो ये बात स्क्रीनशॉट में हो चुकी, पहले इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिएगा इधर माइनस चिन्ह लेने पर तो आपको x का मान निकालना, तो ये माइनस की वैल्यू प्लस में चली जाएगी उस साइड में, इसके बाद में लिख लो, पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x बराबर पहले ही लिख लो क्योंकि प्लस की तो है कम से कम, तो 7/4। अब ये क्या है, माइनस का 5/4। ठीक है, एक 7/4, एक 5/4। अब नेक्स्ट लाइन क्या होगी, अगली लाइन में x बराबर 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, यहाँ पर भी सेम एलसीएम है, तो ऊपर वाली संख्या सेम की सेम लिख दो, 7-5, 7-5। अब आपको पता है 7 में से 5 घटा करके 2 बचता है, नीचे है 4। अब 2 और 4 2 के टेबल में आते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये निकल गया यहाँ से दूसरा वाला इसका आंसर, ऐसा ही होगा। तो क्वेश्चन ये ना पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए, एक्स के दो मान आ चुके हैं, एक 1/2 और एक पिछले वाला था जो भी था याद नहीं रहा फिलहाल, तो दो आंसर आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह, एक्स के दो आंसर आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि द्वारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, टारगेट है समझाने का। वीडियो लॉन्ग हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ में तो आ जाए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है, समझ में आना चाहिए, वीडियो लॉन्ग ही क्यों ना हो लेकिन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं मैं वीडियो तो केवल मैं 5 मिनट में बना दूंगा इस वीडियो को, लेकिन समझ में नहीं आएगा जल्दबाजी में। तो इस प्रकार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद आपको अभी बताते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट कर दिया था, इसके तुरंत बाद तीसरा पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कार्य आपको भी करना चाहिए, आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ते हैं हम। ये कुछ क्वेश्चन ठीक लेवल का है, बकाया 2 क्वेश्चन आसान है, तो देख लीजिएगा। इसी तरह होगा ये क्वेश्चन भी जैसे पहला पार्ट किया है, तो मैं यहाँ लाइन लिखूंगा कि इसकी तुलना ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, क्योंकि आपको अस्तित्व चेक करना है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइन, इसकी तुलना ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो देखिएगा आप, मैंने बात नोटिस कर दी, इसकी तुलना ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। आप देखो x की 2 का गुणांक a है, वहां x की 2 गुणांक 4 है, तो a का मान क्या हो गया, गुणांक गुणांक आपस में बराबर कर दो, बराबर रख दो, a का मान आ गया 4। यहाँ x का गुणांक b, वहां x का गुणांक 4√3, तो b का मान क्या आ गया, यहाँ से आ गया 4√3, 4√3 मतलब, कॉमा c का मान क्या आ गया आपका, c का मान 3 है। तो अब आप क्या कीजिएगा, विविक्त कर निकालो, विविक्त कर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, रखवाओ वैल्यूज में, तो d बराबर चलता रहेगा, b का मान क्या है, b का मान 4√3, तो 4√3 और इसका भी वर्ग है, माइनस 4ac, इनके बीच में गुना है, ये लो गुना, ए मतलब 4 है और बी सी मतलब है 3, गुना लगा के 3। ठीक है, तो ए बी सी सभी की वैल्यू रख दी है मैंने। अब आपको 4√3 का वर्ग बताना कितना होता है, 4√3 का वर्ग करने का यहाँ बता रहा हूँ, चलो 4√3 गुना 4√3, 2 बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे 2 बार खोल सकते हैं ना, तो पहले आप 4 की तो गुना कर, 4×4 = 16, और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुना करोगे केवल 3 आता है, केवल 3 आता है, तो 16×3 = 48 बैठ गया इसका वर्ग 4√3 का, तो इसको हटा रहा हूं मैं। तो आपको देखो तरीका शॉर्टकट देख लो कुछ, पहले इस संख्या का वर्ग कर दो जो बिना अंडर रूट वाली, 4 का वर्ग 16, उस 16 की गुना अंडर रूट वाली संख्या में कर दो, तो 4×16 = 48, और इनकी भी गुना 48 ही बैठ रही है, 4×16 = 48, तो 48 में से 48 जा करके बच पाता है 0, आपको पता है भली भांति, तो विविध कर 0 आ गया, तो विविध कर 0 आया, इसका मतलब क्या होगा, जो मूल होंगे ना,
वे वास्तविक तथा बराबर होंगे। वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन बराबर एक जैसे आएंगे। चेक कर लेना, जब करूंगा आगे इससे सोल्व इसको, तो बिल्कुल एक जैसे कॉपी आएगी बिल्कुल में। तो क्या होगा, तो ये तो हो गया ये लिख दो, चूंकि विविक्त कर जो है ना 0 है, इसलिए जो मूल है, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। चलो मैं लिख रहा हूँ वीडियो पॉज करके, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। उससे आगे पूर्ण वर्ग विधि से हल कर देंगे। तो ये बात लिख दी गई, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अब करेंगे इसको पूर्ण वर्ग विधि से। तो आप क्या कीजिएगा, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इससे आगे आपको अभी बताता हूँ पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे होता है। होगा पिछले क्वेश्चन की तरह ही, कि दोनों पक्षों को x की 2 के गुणांक से भाग करने पर, बिल्कुल कॉपी होगा इसी प्रकार से, कि दोनों पक्षों को x की 2 के गुणांक से भाग करने पर। तो देखिए, दोनों पक्षों को x की 2 के गुणांक से भाग करने पर, x की 2 का गुणांक 4 है इसमें, तो दोनों पक्षों को करेंगे और हर एक पद को करेंगे। जैसे 4x की 2 है, 4x की 2 को भी, x की 2 का गुणांक तो 4, ये इससे भाग कर दो, प्लस सेम 4√3, इसको भी भाग x की 2 के गुणांक से करेंगे। इसका x है, ये बाद में लिख दिया, प्लस 3 को भी भाग करेंगे x की 2 के गुणांक से ही, जो कि 4 है, बराबर। अब 0 को भी भाग करेंगे x की 2 के गुणांक से ही। अब जो भाग होता हो उसको कर दो, जो नहीं होता उसको भिन्न में ऐसे ही रहने दो। तो देखो 4 से 4 भाग हो जाएगा, बच पाएगा केवल x की 2, फिर प्लस प्लस 4 से 4 भाग हो गया, बच गया √3x, फिर प्लस कितना है 3/4, 3/4 सेम को सेम, और बराबर अगर तुम 0 को 4 से भाग करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, आप इस अचर राशि को इधर लेके आते हैं, इस साइड में। प्लस की है तो माइनस में जाएगी, माइनस की है तो प्लस में। तो सेम कॉपी करते रहो, x² सेम है बिल्कुल, प्लस √3x, प्लस का 3/4 जाएगा, माइनस का 3/4। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप इस लाइन की तरह ही वही, कि दोनों पक्षों को x के गुणांक, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, तो दो x का गुणांक है यहाँ √3, तो x का गुणांक √3 है, तो √3 का आधा क्या होगा, √3 का आधा होगा, √3 का आधा करेंगे, मतलब किसी का भी आधा करना हो 1/2 से गुना करा दो। तो जब गुना करोगे इसकी, √3/2 ही तो होगा, √3/2। तो ये तो x के गुणांक का आधा आया अभी तक, लेकिन इसका भी वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, वर्ग करके। और आपको पता, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, मतलब √3 का वर्ग केवल 3 होता है, नीचे 2 का वर्ग होता है 4। तो दोनों पक्षों में आपको जोड़ना पड़ेगा 3/4, 3/4 में इसको हटा रहा हूँ थोड़ा भी। तो दोनों पक्षों में 3/4 जोड़ने पर, जो कि x के गुणांक के आधे का वर्ग है, तो x की 2 प्लस √3x जोड़ना पड़ेगा 3/4, 3/4 इधर जुड़ गया, तो इधर भी जोड़ दो, चाहे इससे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, आपकी मर्जी है। 3/4 चलो पहले लिख लिया, ठीक है, 3/4 ही तो है। अगला क्या है, माइनस का 3/4, सेम का सेम। ठीक है, तो अब इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखो 3/4 से वैसे 3/4 पूरा ही कट गया। तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना है इसका, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। पहली संख्या का वर्गमूल लिखेंगे जो कि है x, दूसरी संख्या का केवल चिन्ह लिखेंगे जो कि है प्लस, प्लस तीसरी संख्या का फिर वर्गमूल लिखेंगे, इसका भी वर्गमूल लिखना। वैसे 3 का वर्गमूल नहीं होता, यदि आपको किसी का वर्ग, ऐसी संख्या का वर्गमूल लिखना पड़ रहा हो जिसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं हो पाता, जैसे 3 का नहीं होता, तो आप √3 कह दो। 4 का तो होता है 2, तो ये होता है 3/2, सॉरी ये क्या कर दिया, इसको हटाओ ऐसे। तो पहली संख्या का वर्गमूल, दूसरी संख्या केवल चिन्ह, तीसरी संख्या का फिर वर्गमूल, और बाद में कर देंगे होल स्क्वायर, ऐसे का ऐसे ही, बराबर हो गया
3/4 से 3/4 कट के 0 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आपको यहाँ से भी x का मान निकालना है। तो देखो एक बार जैसे आपको पता है वैसे ही समझाओ रफ्तारी कि x की 2 को आप x गुना x कह सकते हैं। प्रसार कर दिया आपने इस प्रकार से, तो आप इसका भी प्रसार कर दो, क्योंकि x के 2 मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे तो इसको हटा रहा हूं मैं, प्रसार कर सकते हैं आप लोग। तो क्या कीजिएगा, इसको 2 बार लिखो ऐसे, x प्लस √3/2, एक बार फिर x प्लस √3/2 बराबर रहेगी 0, बराबर में रहेगी आपकी 0। अब इसे भी 0 के बराबर रखो, इसे भी 0 के बराबर रखो, आपके आंसर आ जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, चलो मैं यही बना रहा हूँ, ये स्पेस कम है। चलो एक बार को हटा करके इस बात को यहाँ बताऊंगा आपको, लेकिन इसके नीचे करना है सारा का सारा कार्य। तो देख लीजिएगा, यहाँ तक मैं इसको पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, अब समझाता हूँ आपको। तो देखिए इसके बाद की लाइन, इसकी भी तुलना 0 से करो, इसकी भी तुलना 0 से करो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप इसके नीचे करते रहना अपनी कॉपी में। तो यदि पहला वाला ब्रैकेट x प्लस √3/2 बराबर 0, तो आप ही बताओ क्या मान निकलेगा यहाँ से? प्लस की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का √3/2। ठीक है, अब और यदि कह दो इसके बाद में, चलो इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर से हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद हट गई लाइन। अब इसकी तुलना भी 0 से करो दूसरे वाले की, और यदि दूसरा ब्रैकेट भी तो सेम ही था, बिल्कुल कॉपी है, x प्लस √3/2 बराबर 0, तो क्या होगा? x का मान यहाँ से भी निकल जाएगा, माइनस का √3/2। ठीक है, तो 2 आंसर आ गए आपके, सेम आंसर आ गए। सेम आंसर आने का कारण क्या है? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था आप विविध कर निकालोगे, यदि विविध कर 0 आ गया तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे ही। इस वजह से ये मूल दोनों के दोनों एक जैसे आ गए, आंसर एक जैसे आए, क्योंकि विविध कर आपका 0 आया था, इस वजह से आ पाया है आंसर सेम का सेम। तो यही आपका आंसर भी है।